हेलो दोस्तों, इस हफ्ते की प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स के अंदर दो तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया फैक्चुअल यानी कि फैक्ट बेस्ड, जिसके बारे में अगर आपने पढ़ा हो और डायरेक्टली पढ़ा हो तभी आप उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन एक होता है कॉन्सेप्चुअल। एक समय ऐसा था जब प्रीलिम्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की एनालिटिकल चीजें, कंसेप्चुअल चीजें मेंस के लिए रखी जाती थी और प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल सवाल पूछे जाते थे। बट 2017 के बाद से एक ट्रेंड नजर आया है और यूपीएससी के मामले में ट्रेंड बहुत कम नजर आते हैं क्योंकि यूपीएससी अपने आप को थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रखता है। एक ट्रेंड लेकिन ये नजर आया है पिछले 5-6 सालों के अंदर कि पॉलिटी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन चीजों के ऊपर या तो गांधीज्म, मार्क्सिज्म के ऊपर। तो कहने का ये मतलब है कि जो हम नॉर्मल पढ़ाई करते हैं, अपने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, उन सोर्सेस के अलावा भी कभी कभी न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस्ड टॉपिक्स, कभी कभी योजना मैगजीन के अंदर डिस्कस्ड टॉपिक्स, और कभी आपके ऑप्शनल जैसे कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इनसे थोड़ा सा प्रभावित होके, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होके कई बार सवाल पूछे जाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि क्या ये डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए जिनके ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा एक ही आता है और एक क्वेश्चन आपकी रैंक नहीं डिसाइड करता, खासकर अगर प्रीलिम्स की बात हो। मेंस में तो कर सकता है फिर भी। तो लेकिन हम क्या उन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए आज इस डिस्कशन के अंदर हम अपने आप को टेस्ट करेंगे कि क्या हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है पॉलिटी के अंदर, क्या हमें वो कॉन्सेप्ट्स पता हैं। हमें फैक्ट्स तो पता हो सकते हैं कि भाई आर्टिकल नंबर 356 किसके लिए है, आर्टिकल 246 किसके लिए है, आर्टिकल 148 रेफर्स टू व्हाट, ये सब तो फैक्चुअल है। लेकिन क्या हमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लैरिटी है? और ये चीज़ आज हम प्रीमिक्स में देखेंगे थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा और आज के सारे क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शंस का चैलेंज नहीं, मतलब 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3, 1 and 4, ये वाला चैलेंज नहीं है। चैलेंज है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का कि आपको पहले क्वेश्चन में जैसे बताना है कि गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच में एक कॉमन एग्रीमेंट या एक कॉमन पॉइंट आपने बताना है। ये दोनों पॉलिटिकल थॉट है या ये दोनों पॉलिटिकल आइडियाज है, फिलॉसफीज हैं और इनके बारे में हम इंसिडेंटली पढ़ते हैं। हम इनके बारे में डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं। अगर हम ऑप्शनल पीएसआईआर या सोशियोलॉजी जैसा ऑप्शनल ना हो, हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा ऑप्शनल ना हो, तो हम इनके बारे में डायरेक्टली सिलेबस में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कई जगह पढ़ते हैं। तो उसी हिसाब से हम यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों के बीच में, गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच में क्या एक कॉमन एग्रीमेंट है, क्या एक कॉमन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। अगर आपको ब्यूरोक्रेसी, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करना हो तो आप इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देंगे, ये आपने यहां पे सॉल्व करना है। तीसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर जो भारत अपने आप को कहलाता भी है, वहां पे लिबर्टी या आजादी को बेस्ट प्रोटेक्ट करने वाला कौन सा फैक्टर है इन चारों में से, है ना। तो कई बार ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ ऑप्शंस आपको एक जैसे लगेंगे, आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालना है, बेस्ट पॉसिबल या मोस्ट सूटेबल आंसर निकालना होता है, वहां पे थोड़ा सा हम परेशानी में फंस जाते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन इज नॉट कॉन्सेप्चुअल एज सच, बट दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए डेप्थ के अंदर। कैसे पता होगा? इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर, या हर पावर भी होना चाहिए, है ना, मिसोजिनिस्ट है ये, थोड़ा सा सेक्सिस्ट कमेंट, एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन क्या होता है अगर आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं और स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं। ये चार ऑप्शन आपने इनमें से डिसाइड करना है। एंड फाइनली, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कई बार हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, हम आर्टिकल्स पे फोकस करते हैं रट्टा मारने के लिए कि कौन सा आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है। हम लोकसभा के अंदर बिल पास करने के प्रोसीजर के ऊपर फंसे रहते हैं, इंपीचमेंट प्रोसीजर में फंसे रहते हैं, है ना, कैबिनेट ये हो गया, मिनिस्टर ये होता है, डिप्टी मिनिस्टर ये होता है, लेकिन हम कभी कभी ना उनके पीछे
पीछे का जो रोल है समझना, उनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, और इस सिनेरियो में आपके ये वाले जो सिटर क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ तो बहुत ही आसान होते हैं, वो भी मिस हो जाते हैं। तो ये आज का प्रीमिस का सेशन आपको ये याद दिलाने के लिए है कि कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं। अब आपको इससे पहले कि मैं बताऊं इनके आंसर्स, आपको मैं कुछ सोर्सेज बताता हूं जो आपको रेफर करने चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। सबसे पहले तो 11th की जो एनसीईआरटी है, +1 की जो एनसीईआरटी है, 2 एनसीईआरटीज आपकी हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल थ्योरी। ये 2 एनसीईआरटीज कुछ ऐसी हैं जिनसे आप कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर सकते हो अबाउट इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इन सब के बारे में। और इसके अलावा न्यूज़पेपर आप पूछते हो ना कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर के जो अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं वो कई ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स लिखते हैं जिनसे आपको बहुत नॉलेज मिलती है। और दूसरी चीज़, जैसे गांधीज़म, मार्क्सिज्म जैसी फिलॉसफीज़ है ना, अगर आपने वो डायरेक्टली नहीं भी पढ़ी होती तो इनडायरेक्टली उनका रेफरेंस देते हुए, उनके बारे में एक्सप्लेन करते हुए न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल्स में बात होती है। तो ये न्यूज़पेपर की जो कवरेज है, एडिटोरियल्स की जो कवरेज है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज वी सी मोर एंड मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो आपकी जो डेप्थ है, विड्थ है अंडरस्टैंडिंग की, एक है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक है रेंज, जिसको हम विड्थ कहते हैं। रेंज तो आपकी तब बढ़ती है जब बहुत सारी चीजें आप याद रखते हो, लेकिन डेप्थ आपकी तब बढ़ती है जब आप वो चीज के बारे में पूरा उसको ओवरऑल 360 डिग्री एनालिसिस करने के सक्षम हो जाते हो। वो आपकी यही न्यूज़पेपर, यही एनसीईआरटी और यही योजना मैगजीन पढ़ने से डेवलप होती। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड, है ना, एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरी नहीं है बिना इसके पढ़े भी हो सकता है, लेकिन क्या आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? एज एन एस्पिरेंट मैं तो नहीं हूं। अगर मैं एस्पिरेंट होऊंगा आपकी जगह पे तो मैं तो ऐसा रिस्क नहीं लूंगा भाई। मैं तो वो पढ़ने की कोशिश करूंगा, कवर करने की कोशिश करूंगा जहां से हमें ट्रेंड बता रहा है कि कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग होती है आपकी। तो ये एनसीईआरटी और ये चीजें न्यूज़पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ एक और तरीका भी है आप कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। आप एक ऐसी टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हो जहां पे ऐसे क्वेश्चंस को रेगुलरली डील किया गया है, चाहे वो पॉलिटी के क्वेश्चंस हो। इकोनॉमी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे ऐसे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। तो इसलिए ऐसी टेस्ट सीरीज जो हमारे यहाँ 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है उसको आप अवेल कर सकते हो, जिसमें 12 फंडामेंटल टेस्ट रहेंगे, 9 एडवांस टेस्ट रहेंगे और 9 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगी। हर एक टेस्ट के क्वेश्चन का वीडियो डिस्कशन भी होगा और इसके अंदर हम सभी तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका मैंने आपको मिक्स भी बताया, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल। चलिए अब इन क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं फटाफट से। पहला सवाल, कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीइज्म एंड मार्क्सिज्म। देखो, Mahatma Gandhi was not only a freedom fighter, was not only a political leader, but he was also a thinker. ये political thought भी है उनके कुछ, और उनके political thought के हिसाब से उन्होंने संकल्पना की है कि भारत की किस तरीके से राजनीति चलनी चाहिए, भारत की सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए। उसमें गांधीइज्म एक political thought या आइडिया बन जाता है। अब Marxism is an ideology that was propagated by a German पॉलिटिकल थिंकर नेम्ड कार्ल मार्क्स, और 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल यूरोप का क्रिटिक करते हुए उन्होंने अपनी ये फिलॉसफी बनाई थी। अब कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी और महात्मा गांधी की फिलॉसफी में कुछ ज़्यादा चीज़ें कॉमन नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ जो कॉमन देखने को मिलती है वो है अ गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी ये कहती है कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक हैव्स जिनके पास इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं, जिनको हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, मतलब जिनके पास भी फैक्ट्री है, ह्यूमन लेबर की अवेलेबिलिटी है, लैंड है, मटेरियल है, वो हैव्स हैं, और जो उनके लिए काम करते हैं वो हैव नॉट्स। 2 ही तरीके के लोग हैं। इन 2 तरीके के लोग में 99% जो है वो हैव नॉट्स की तरफ जाते हैं पॉपुलेशन की बात करें तो, और लगभग 1% हैव्स हैं, मतलब बहुत कम लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंसंट्रेटेड है। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि अगर हमें इस सिस्टम को बदलना है, क्योंकि ये सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव है, ये 99% बेचारे रोज की मजदूरी करते हैं ताकि ये हैव्स प्रॉफिट कमा सकें, और इसी को कैपिटलिज्म का नाम दिया गया। और कैपिटलिज्म के अंदर ये देखा जाता है कि कभी ना कभी ऐसा फेज आएगा, ऐसा समय आएगा जिसमें ये हैव नॉट्स को अपनी सिचुएशन के बारे में पता चलेगा, जिसको कहते हैं ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस। जब इनको अपनी सिचुएशन के बारे में पता चलेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, तो एक दिन ये एक अपराइजिंग करेंगे। उस अपराइजिंग को कहा जाता है क्लास स्ट्रगल।
और उस अपराइजिंग के अंदर कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर मेथड अप्लाई होगा, वो वायलेंट से भी हो सकती है। अगर आपने रिमूव करना है 1% लोगों को अपनी पोजीशन से, तो ये क्लास स्ट्रगल, मोबिलाइजेशन, वायलेंस का रूप भी धारण कर सकती है। क्या आपको लगता है महात्मा गांधी के गांधीइज्म में कुछ इस तरीके की बातें कही गई होंगी? बिल्कुल भी नहीं। वो क्लासेस को स्ट्रगल करने के लिए आपस में कभी भी नहीं इवोक कर रहे हैं। और ये चीज सबसे पहली बात हम कहेंगे कि महात्मा गांधी और मार्क्सिज्म में बिल्कुल अलग है। गांधीइज्म जो है बिल्कुल पीसफुल, नॉन वायलेंट है, नॉन वायलेंस उसका सबसे मेन प्रिंसिपल है, जबकि मार्क्सिज्म ज्यादा एम्फेसिस नहीं देता है कि आपका जो अपराइजिंग होगी, जिसको वो रेवोल्यूशन कहते हैं, वो वायलेंट होगी या नॉन वायलेंट होगी। दूसरी चीज, प्राइवेट प्रॉपर्टी की अबॉलिशन के बारे में बात कहता है। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब एक बार अपराइजिंग हो जाएगी 99% की, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिसको हम सोशलिस्ट सोसाइटी या सोशलिज्म कहेंगे। इस सोशलिस्ट सोसाइटी के अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज जो होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे लोगों के अंदर। जितने भी लोग हैं सबके पास इक्वल कम्युनिटी ओनरशिप होगी रिसोर्सेज की, मतलब कि कोई भी बंदा प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होगा। तो जब कोई बंदा प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर नहीं होगा, वो अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करने के लिए काम ही नहीं करेगा, सारा कुछ कम्युनिटी के पास रहेगा। एवरीथिंग विल बी ओन्ड बाय द एंटायर कम्युनिटी। वेयर एज महात्मा गांधी डज नॉट बिलीव इन एब्सोल्यूट अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। महात्मा गांधी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म के खिलाफ जरूर थे, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल दिया था ट्रस्टीशिप का। उनके हिसाब से इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो कमाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। उस लिमिट के बाद इस इंडस्ट्रियल प्रॉफिट को उन्हें सोसाइटी, जनता और उनके बीच में रहने वाले लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। और उसका कारण यह है कि ट्रस्टीशिप, आप किसी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, लोगों के लेबर का इस्तेमाल करके अगर पैसा कमा रहे हो, तो उनकी अपलिफ्टमेंट, उनकी डेवलपमेंट के लिए आपने पैसा लगा देना है। इसका मतलब यह हुआ कि महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं, ना कि अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और आखिरी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का यह मतलब है कि जो भी सोसाइटी के अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि सोसाइटी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी का रिलीजन, एजुकेशन सिस्टम, ये सारा डिपेंड करता है कि सोसाइटी में इकोनॉमी कैसे चल रही। तो इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि उस जमाने का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, सोशल सिस्टम कैसा है, रिलीजियस सिस्टम कैसा है। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसी कोई इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का मतलब कि इकोनॉमी डिटरमिन्स द सोसाइटी, ऐसा कोई उन्होंने थॉट प्रोसेस नहीं दिया है। तो अब बचता क्या है? पहला ऑप्शन, फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी। स्टेटलेस सोसाइटी का यह मतलब होता है दोस्तों कि महात्मा गांधी खुद एक विलेज इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि देखिए, हम किसी भी तरीके से, हमें कोई भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है जब तक विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट हैं, जिनको वो विलेज रिपब्लिक्स बुलाते हैं। तो भारत हमेशा से एक विलेजेस का, रिपब्लिक्स का कलेक्शन रहा है, जिसमें विलेजेस अपने आप में समर्थ होते हैं अपने आप को गवर्न करने के लिए। और इसको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। अगर आप लोग योजना मैगजीन पढ़ेंगे, जब महात्मा गांधी के 150 इयर्स की एनिवर्सरी कंप्लीट होने वाली थी, तब एक स्पेशल एडिशन निकला था महात्मा गांधी जी के ऊपर, और वहां उनकी आइडियोलॉजी, उनके आइडियाज के बारे में डिस्कशन हुआ था। और यही चीजें आपको उन जगहों से, उन सोर्सेज से पता लगती है। इसीलिए कह रहे हैं कि आपके लिए ये सोर्सेज भी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, बाकी जगह अच्छा कर पाते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन हम क्या ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? ये आपने खुद से पूछना है। तो ही वांटेड कि विलेज रिपब्लिक्स हों जहां पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ना हो। तो अल्टीमेटली हमें स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी हमें एक ऐसे स्टेट का मतलब ये नहीं है कि स्टेटलेस का मतलब ये नहीं है कि कोई राज्य नहीं होगा। स्टेट का मतलब ये होगा कि देयर विल बी नो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड, बिकॉज देयर विलेजेस विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अब मार्क्स भी यही कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जब सारे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो स्टेट का रोल ही नहीं रहेगा। दे विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग, देयर विल बी अ स्टेटलेस सोसाइटी, जिसको वो कम्युनिस्ट सोसाइटी कहते हैं। आज तक गौर करने वाली बात यह है कि ना तो मार्क्स की बताई गई कम्युनिस्ट सोसाइटी किसी ने परफेक्टली बनते हुए देखी है, ना ही महात्मा गांधी के विलेज रिपब्लिक्स किसी ने परफेक्टली बनते हुए देखिए। इसी वजह से ये एक एस्पिरेशनल चीज़ है, यूटोपियन चीज़ है जिसे कह सकते हैं, लेकिन इनकी जो डिस्कशन है,
इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आपस में इस मैटर को लेके कॉमन है और बाकी मैटर में ये एक दूसरे से अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी भारत में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी डेफिनेशन इंडिया में क्या होगी ब्यूरोक्रेसी के लिए, है ना, यानी कि जो आप सिविल सर्विसेज कह दो उसके लिए क्या सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। पहली, एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि जहां पे आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए जो लोग हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं और वहीं से मिनिस्ट्री बनती है। मिनिस्ट्री पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल होती है। जो भी कानून बनते हैं पार्लियामेंट के थ्रू बनते हैं, लेकिन कानून की जो पार्लियामेंट की का काम है उसका स्कोप वाइडन करने का ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का काम तो अल्टीमेटली इंप्लीमेंटेशन के अंदर जाता है, जिसके अंदर हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे। तो जो आपकी सिविल सर्विसेज हैं दे डोंट इंक्रीज द स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का स्कोप तभी इंक्रीज हो सकता है आगे जाके जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लाओ और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए पार्लियामेंट का रोल बढ़ाओ। लेकिन यहां पे दे डोंट नीड टू, देयर इज नो नीड टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थ्रू योर ब्यूरोक्रेसी, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। फिर एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चरल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो यहां पे हम देखते हैं कि जब भी ऑल इंडिया सर्विसेज की बात आती है, जब भी आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर, आप ये देखोगे कि स्टेट जो है वो अपोज करता होता है ऑल इंडिया सर्विसेज को। वो ये कहता होता है कि IAS, IPS, IFOS अफसर जो है सेंटर रिक्रूट कर देता है, फिर हमारे पास भेज देता है हमारे कैडर में, और वो इनडायरेक्टली सेंटर से कंट्रोल भी हो रहे हैं। काम वो कर रहे हैं स्टेट्स के लिए, स्टेट कैडर में, लेकिन अल्टीमेटली उनकी जो रिक्रूटमेंट है वो सेंटर हैंडल करता है। इस वजह से फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना शायद इसका बेस्ट पॉइंट या बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन नहीं है। तीसरा, एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी काम जरूर कर सकती है, जैसे कि स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन करना, अगर कोई इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करनी है, प्रमोशन करनी है, तो उसके लिए वो काम जरूर कर सकता है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने के लिए नहीं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का काम तो पार्लियामेंट के अंदर होता है या इलेक्टोरेट के द्वारा किया जाता है। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है कि कौन लोग इलेक्ट होंगे, पार्टीज का कोलिशन कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, इससे ब्यूरोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट ब्यूरोक्रेसी को तो इससे बहुत ज्यादा सेपरेट रहना होता है। दे हैव टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन। तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को तो फैसिलिटेट नहीं करता है। बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन है ये वाला इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पब्लिक पॉलिसी जो बनी होती है उसको इंप्लीमेंट करने का काम ब्यूरोक्रेसी करती है। देखा तो थोड़ा थोड़ा एलिमेंट आप समझ सकते हो कि आप कंफ्यूज हो सकते हो वहां पे जाके, है ना। जो भी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, किसी का तरह का प्रोग्राम आता है, उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की ही होती है, वही एग्जीक्यूटिव कहलाता है। तो इसलिए दोस्तों कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जब तक आप हर ऑप्शन को एनालाइज नहीं कर देते आप सही आंसर पे नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक या बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन आपने ढूंढनी होती है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा फैक्टर एक बेस्ट सेफगार्ड है लिबर्टी का लिबरल डेमोक्रेसी में? आप लोगों की आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज इन चारों में से क्या काम कर सकती है? सबसे पहला ऑप्शन है कमिटेड जुडिशरी। अगर आपको पता हो, अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, वहां पे टर्म बहुत यूज होती है, कमिटेड जुडिशरी। एक कमिटेड जुडिशरी या कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नेगेटिव शब्द है, इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है। क्यों? क्योंकि कमिटेड जुडिशरी का मतलब होता है कि जुडिशरी या तो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ कमिटेड है या किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ कमिटेड है, और अगर वो इस तरीके से फंक्शन करती है जिसमें उसका पहले ही बायस झुका हुआ है किसी तरफ, निष्पक्ष तरीके से वो काम नहीं करती, तो आपकी लिबर्टी को क्या बचाएगी? वो कुछ नहीं बचा पाएगी। तो कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी मींस वो अपने काम के लिए कमिटेड नहीं है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपने पहले शब्द को नहीं पढ़ा होगा आपको लगेगा हाँ जुडिशरी कमिटेड है अपना काम करने के लिए। कमिटेड का मतलब हमेशा जब भी जुडिशरी या ब्यूरोक्रेसी के पीछे लगता है तो इसका मतलब यह है कि वो लोग किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के तरफ अलाइन है, उनकी तरफ कमिटेड है, या जो गवर्नमेंट पावर में है उसकी तरफ कमिटेड है। ये इनमें से कुछ भी होना सही नहीं है। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अगर कोई भी गवर्नमेंट का सेगमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, अगर वो एक्सेस पावर अपने पास रख लेता है, सेंट्रलाइज कर देता है उसको, तो आपकी लिबर्टी खतरे में है सर। क्योंकि उनके पास हो सकता है कि लॉ मेकिंग पावर या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालने की पावर या ऐसे जजमेंट देने की पावर आ जाए जो आपकी लिबर्टी को कर्टेल कर दे।
तो कभी भी एक ग्रुप या एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप या एक पिलर ऑफ गवर्नमेंट के पास सारी पावर सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है ये। तीसरा, इलेक्टेड गवर्नमेंट। चलो ठीक है, अगर आपने गवर्नमेंट इलेक्ट की है तो बढ़िया है, लेकिन अगेन बात ये आती है कि गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा है, गवर्नमेंट के पास कितनी पावर्स हैं। अगर आप इलेक्ट करते भी हो तो आप तो 5 साल के बाद इलेक्ट करते हो, तो 5 साल में हो सकता है आपकी लिबर्टी छीन ली जाए। ये कोई गारंटी नहीं है। अगर आप इलेक्टेड गवर्नमेंट में, अगर आप गवर्नमेंट इलेक्टेड है तो फिर वो हमेशा ही आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, ये सेफगार्ड तो नहीं है, जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए सी ऑप्शन मे बी में आ सकता है, मे बी इट कैन बी देयर। आखिरी ऑप्शन, सेपरेशन ऑफ पावर, सबसे जरूरी होता है। रीजन बीइंग कि अगर आप एक ही अथॉरिटी के पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स में से कोई भी 2 पावर्स भी दे दो तो बस करप्शन ऑफ पावर शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर एक ही संस्था को दे देता हूं तो क्या होगा? एग्जीक्यूटिव का काम होता है किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, लॉज को इंप्लीमेंट करना, जबकि जुडिशरी का काम होता है कि ये चेक करना कि ये लॉज अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको करेक्ट करना। अब क्या होगा, जब मैं ही एग्जीक्यूटिव, मैं ही जुडिशरी, तो मैं ही मेरे खिलाफ ही अपील आएगी, मेरे खिलाफ ही केस होगा और मैं ही जज होऊंगा। और जब मैं अपने केस में जज होऊंगा तो मैं अपने आप को हमेशा क्लीन चिट दूंगा। और कभी भी लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए यह जरूरी है कि सारे पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग फंक्शन करते रहे। इसका मतलब यह कि कभी कोई भी सेगमेंट, कोई भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में से आपकी लिबर्टी ले जाना चाहे तो दूसरे के पास आप जा सको, यह कहने के लिए कि एनफोर्स कराना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा होता है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 के अंदर जो आपकी लिबर्टीज है, जो आपकी फ्रीडम्स है, अगर वो वायलेट होती है एग्जीक्यूटिव के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा तो आप जुडिशरी के पास जा सकते हो। और जुडिशरी ने अपनी पावर सेपरेट रखी हुई है, इसीलिए ये बेस्ट सेफगार्ड है। ये चीजें जो है, आप जितना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जितना हम रिविजन्स करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, उतने स्ट्रेंथन होते जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो। फोर्थ, आर्टिकल 356 लगने के बाद क्या होता है भाई? तो इसके लिए तो आपको बेसिकली स्टेट इमरजेंसी प्रॉपरली समझनी होगी। स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड दोस्तों मैंने एक फ्यू मिनट सीरीज का जो हमारा वीडियो जाता है उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है मंडे को। उसमें हमने डिस्कस किया है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, जरूर देख ले, क्योंकि वहां पे मैंने प्रेसिडेंट रूल यानी कि स्टेट इमरजेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। और मैंने आपको वहां पे बताया है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए और कौन से में नहीं लगना चाहिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट जजमेंट ऑल्सो, वो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वापस आते हैं, आर्टिकल 356 कहता है कि स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है स्टेट्स के अंदर, बिल्कुल। अब उसके बाद क्या चीज हो सकती है, तो ये चीज हमने देखनी है। पहली चीज, असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और खास तौर पे एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगे या स्टेट इमरजेंसी लगे, सबसे पहला काम ये नहीं होना चाहिए कि स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, आप जब भी स्टेट इमरजेंसी लगाते हो तो आपको क्या करना होता है, 2 मंथ्स के अंदर अंदर उसे लोकसभा प्लस राज्यसभा से रेटिफाई करवाना होता है, यानी दोनों हाउसेस को मिलके उसे पास करना होता है, तभी वो इमरजेंसी आगे 6 महीने तक अप्लाई हो सकती है। अब स्टेट इमरजेंसी अप्लाई करने के बाद आप डायरेक्टली असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते, विधानसभा, उस स्टेट की विधानसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते। विधानसभा को डिसॉल्व करना है तो आपको लोकसभा राज्यसभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, गलत हो गया। सी ऑप्शन देख लो, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर स्टेट इमरजेंसी का फर्क नहीं पड़ता है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर फर्क पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का, और जहां नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है वहां आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। तो सी ऑप्शन तो नहीं है। ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। दिस कैन गेट इंटरेस्टिंग। बाय प्रेसिडेंट रूल है तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट अपने पास सारी लॉ मेकिंग पावर ले आता होगा, लेकिन आपको यह याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट बनाए रखने के लिए हमेशा ही एफर्ट बनाया गया है। अब प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 356 को ही अगर हम पढ़े तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, क्लॉज नंबर बी को देखें, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़ लो।
किसने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं पढ़ सकते? किसी ने मना तो नहीं किया है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम इसलिए बैठे हैं यही रिजॉल्व करने के लिए। सो डिक्लेयरिंग दैट द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कानून बनाने की पावर पहले वो पार्लियामेंट को सौंप देगा और उसके बाद पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी आ जाएगी कि वो खुद कानून बनाना चाहता है स्टेट्स के लिए या वो प्रेसिडेंट को ये काम डेलीगेट करना चाहता है। तो इसका मतलब जैसे ही आप आर्टिकल 356 लगाओगे, प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं आ जाती कि वो स्टेट के लिए लॉज बनाए, लेकिन एक चीज जरूर आ जाती है। क्या? बी ऑप्शन, जो आपने अभी पढ़ा है ना। तो बी और डी में ही एक खेल था, ए और सी तो वैसे ही ऑब्वियसली नहीं थे। बी में क्या था? पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, डायरेक्टली लिस्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की ही लाइन है। तो इसका मतलब इन डेप्थ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सुपरफिशियल रीडिंग करते हैं चीजों की तो हम प्रीलिम्स के, यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे मोस्टली, क्योंकि आपसे थोड़ा सा कमिटमेंट लेवल हायर मांगता है वो। आखिर में चलते हैं, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से ही पढ़ाया और मैंने आर्टिकल 356 का ही इस्तेमाल करके आपको बताया। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैंने पता नहीं कौन से सोर्स से पढ़ा दिया हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही ये स्निपेट है। आखिर क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? फेडरल इन कैरेक्टर का मतलब है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स का एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और उसको इंश्योर करने के लिए इनमें से कौन सी चार चीज में से एक चीज सबसे जरूरी है। पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अगर हर स्टेट में से एमपी आ रहा है तो ये ठीक है, अच्छी बात है, फेडरल सिस्टम के लिए अच्छी बात है, लेकिन क्या ये फेडरल सिस्टम को बचा के रखेगा? नहीं, क्योंकि हमारी लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, है ना। अलग अलग स्टेट्स में से जिस स्टेट की मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में से 80 मेंबर्स आते हैं। अब जितने भी ये लोग इलेक्ट होके आए हैं, क्या वो स्टेट को लॉयल्टी दिखाते हैं? नहीं, वो तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लॉयल्टी दिखाएंगे। तो चाहे आंध्र प्रदेश में से 80 एमएलए 50 एमएलए आ जाए, मान लो 48 एमएलए आ जाए, जितने भी हैं, तो सारे एमएलए आंध्र प्रदेश के लिए नहीं काम करने वाले। उनकी पहली लॉयल्टी होगी अपनी पार्टी के प्रति। तो कहने का मतलब है कि क्या जरूरी है कि अगर हर एक स्टेट में से एक एक मतलब कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एमपीज हमारे यहां आ रहे हैं लेजिस्लेचर में, तो क्या फेडरल कैरेक्टर को ये बचा पाएगा? जरूरी नहीं है। पूछा क्या गया है? एसेंशियल फीचर। तीसरा ऑप्शन, कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज। एक तो कैन है, पहली बात तो मजबूरी नहीं है। अगर आपकी रीजनल पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी है, और नेशनल पार्टी ने इलेक्शन में बेधड़क मेजॉरिटी जीत ली है, तो क्या उनको जरूरत पड़ रही है रीजनल पार्टीज को इंक्लूड करने की? कोई जरूरत नहीं पड़ रही। तो इसका मतलब है इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ सेफगार्ड, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ सेफगार्ड, और वो भी ऑप्शन है कैबिनेट के पास। आखिरी, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजंस। देयर बेसिकली स्टेट्स और सेंटर की जो डिस्प्यूट होती है ना, वो तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जाती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करवाने के लिए ये ज्यादातर जो ये फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्सेबिलिटी है, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर या ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि स्टेट्स के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं। स्टेट्स को सबसे अच्छी चीज क्या बचाती है? भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को क्या चीज बचाती है? भारत की जुडिशरी। क्योंकि भारत की जुडिशरी एक तरह से सेफगार्डेड है बिकॉज इट हैज बीन गिवन इंडिपेंडेंस, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट भी अब इंडिपेंडेंट तरीके से होती है, उसकी सैलरीज पेंशन्स भी अपने तरह प्रोटेक्टेड होती हैं। तो इसी वजह से एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फेडरल फीचर है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल हो, आर्टिकल 246 हो, वो सारे फेडरल फीचर्स इंश्योर करता है जुडिशरी कि वो बने रहे। अगर कभी भी इनके खिलाफ, फेडरल फीचर्स के खिलाफ कभी भी कोई एक्शन लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू स्टेट्स अप्रोच कर सकते हैं कि देखिए सेंटर स्टेट के बीच में किसी इस चीज को लेकर डिस्प्यूट है, आप आर्टिकल 131 का इस्तेमाल करके सेंटर को सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये देखते हैं कि
पार्लियामेंट की जो हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है उसको सबसे बढ़िया तरीके से कौन बचा के रखता है, इस क्वेश्चन की एसेंस को समझना है। इस क्वेश्चन की एसेंस के हिसाब से ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।